गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पहली क्लास देखी होगी और आप सभी दूसरी क्लास के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। आज हम इस क्लास में अपनी जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल आपने मेरे साथ मैथमेटिक्स को सीखने की जर्नी स्टार्ट की थी कि कैसे हमें मैथमेटिक्स को सीखना है। अगर मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन कराने की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि कल हमने मैथमेटिक्स में क्या सीखा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी होगी, उनके लिए मैं एक बार दोबारा से बहुत ही एक फ्रीक्वेंट वे में, एक फास्ट वे में आपको चीजें बता देता हूं। कल हमने जो सीखा था उसमें जो हमने सबसे पहली चीज सीखी थी वो थी क्या? हमने सीखा था फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन क्या होती है, या फ्रैक्शन आप जब भी देखेंगे तो आपको क्या समझना है। तो फ्रैक्शन हम देखते हैं किस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो फ्रैक्शन हमें दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। तो मैंने बताया था कि जब भी हम फ्रैक्शन देखें तो समझ जाना कि नीचे वाला पार्ट किसको रेफर कर रहा है? टोटल को। इतना समझ आया था। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन का, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम टोटल में से कितने की बात कर रहे हैं। तो हमने फ्रैक्शन में क्या सीखा था कि जो नीचे लिखा होता है फ्रैक्शन के, वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को बताता है कि कोई चीज टोटल कितनी है, कुल कितनी है। और जो ऊपर लिखा रहता है वो ये बताता है कि हम उस कुल में से कितने की बात कर रहे हैं। इतना समझ आया? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था रेशियो के बारे में। किसके बारे में? रेशियो के बारे में कि साहब रेशियो क्या है। तो मैंने कहा था कि रेशियो का मतलब अगर हम मैथमेटिकली समझेंगे तो रेशियो का मतलब होता है कि दो सिमिलर तरह की चीजों का कंपैरिजन करना, तुलना करना। ठीक। लेकिन हमें यह समझना है आसान भाषा में कि रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना। पूरा हमें इंफॉर्मेशन का पता नहीं है तब भी हम इशारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त एक ऑफिस में काम करते हैं। ठीक। मैं उससे थोड़ी सी बड़ी पोजीशन पे हूं, या मान लीजिए वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी पोजीशन पे और मैं उससे छोटी पे हूं। ठीक। अब हम जब सैलरी की बात करते हैं तो ज्यादातर सैलरी अपनी कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन हम इशारे इशारे में समझा देंगे कि जितनी सैलरी मेरे दोस्त की है, मेरी सैलरी उसकी आधी है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि मेरी सैलरी का 2 गुना है मेरे दोस्त की सैलरी। तो अगर मेरी 1 है तो मेरे दोस्त की 2 है। तो हमने ये कैसे रिप्रेजेंट करी है, कैसे बताई है? इशारे इशारे में एक कंपैरेटिव वैल्यू दे दी है, एक तुलनात्मक वैल्यू दे दी है कि अगर मेरी 1 है तो मेरे दोस्त की कितनी है? 2। तो हमने रेशियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। देखिए अभी रेशियो खत्म नहीं हुआ है, ना ही अभी फ्रैक्शन खत्म हुआ है। मैंने आपको समझाया है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। जब भी आप कहीं रेशियो लिखा देखो तो आप उसे देखने के बाद तुरंत समझ जाओ कि यहां इशारे इशारे में बात चल रही है, कंपैरेटिव वैल्यू की बात चल रही है। उसके बाद हमने सीखा था कि परसेंटेज क्या है, कि हम किस चीज को परसेंटेज बोलते हैं। हमने अगली चीज क्या सीखी थी कि व्हाट इज परसेंटेज। सब परसेंटेज क्या है? तो मैंने बताया था कि आउट ऑफ 100, कितना? आउट ऑफ 100 कि कोई चीज 100 में कितनी है, वही परसेंटेज कहलाती है। इतना समझ आया? तो ये जो हमने पूरी कल की क्लासेस में पढ़ा था, इन 3 कंसेप्ट्स के बारे में ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि परसेंटेज से कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज वैल्यू को। फिर हमने सीखा था कि कैसे हम फ्रैक्शन को चेंज करते हैं परसेंटेज वैल्यू में। देखिए जो लोगों से परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन नहीं आता, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना नहीं आता,
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में 10th में नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, यानी बायोलॉजी वगैरह से या कॉमर्स वगैरह से पढ़े होते हैं, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो मैथमेटिक्स सीखने में उन्हें दिक्कत होती है। तो सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने में भी दिक्कत आती है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने में भी दिक्कत आती है। तो घबराए नहीं, जैसे जैसे क्लासेस सीखते चले, जैसे जैसे क्लासेस आप देखते चले जाओगे, आप परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज आराम से सीख जाओगे। आपको सिर्फ इतना करना है, लेक्चर को लगा के रख देना है और लेक्चर को देखना है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कम से कम रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें जो पढ़ना है वो एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, आप जो यहां मैथमेटिक्स सीखेंगे, मुझसे जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो आपको मैं ट्यूशंस कराने से पहले एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका जो टीचिंग का है वो स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड है। कि मैं आपको जब ट्यूशंस कराऊंगा तो वो ट्यूशंस कहानी के थ्रू करवाऊंगा, कि पहले आपको ट्यूशन की सिचुएशन बता के एक कहानी के थ्रू, एक कहानी के जरिए, एक स्टोरी के जरिए, जिससे कि आप सवाल को उस कहानी से लिंक कर पाओ। जब आप इस तरीके से मैथमेटिक्स को सीखेंगे तो जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हैं वो बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। आपको कम से कम रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। और आप, जैसे होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो एक चैप्टर पढ़ा, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, जब चैप्टर्स बढ़ते चले जाते हैं तो वो पीछे का भूलते रहते हैं। लेकिन जब आप कहानी के थ्रू सवालों को सीखोगे तो आप लंबे समय तक इन्हें रिलेट कर पाओगे, याद कर पाओगे और आप चीजों को लिंक करना सीख लोगे। अब जैसे ही आप उस सवाल को देखोगे अपने एग्जाम में या मॉक टेस्ट में या कहीं से भी, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रीवियस ईयर की कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको वो कहानी आपके दिमाग में आएगी। तो आइए हम पहले कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं आज परसेंटेज की। आपको लिटरली इतना मजा आने वाला है इन क्लासेस में, आप कैसे कहानी कहानी में मैथमेटिक्स सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट की। देखिए, एक बच्चा है, ये कहानी है एक बच्चे की और इस बच्चे का नाम है ए फॉर अलबेला। अब ये बच्चा अपने घर का सबसे फेवरेट बच्चा है। अब इसकी मम्मी इसको बोलती है कि जाओ बेटा, आप ना बाहर जाके लाला जी की दुकान पे से चीनी ले आओ। ठीक, तो बच्चा मम्मी से पैसे लेता है, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो ज्यादा गिनते भी नहीं है पैसों को, उन्हें इतनी समझ ही नहीं होती है। अब वो मम्मी से पैसे लेता है। अब जैसे ही वो मम्मी से पैसे लेकर दुकान पर जाता है और दुकान पे जाने के बाद लाला अंकल से कहता है कि अंकल जी चीनी दे दो। ठीक, अब अंकल जी उससे कहते हैं कि बेटा चीनी चीनी आप ले जाओ। तो वो पूछते हैं बच्चे से कि आपको कितनी चीनी लेनी है, कि जितनी रोज जाती है, क्योंकि वो वहीं से सामान खरीदते हैं, उन्हें पता है कि इनके घर कितना सामान जाता है। अब वो बच्चा उतने ही पैसे लेकर आया है, क्योंकि उसकी मम्मी को पता है कि चीनी कितने की मिलती है। उस लाला को पता है कि इन्हें चीनी कितनी देनी है। बट इसी बीच क्या होता है कि अब की बार चीनी के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। इतना समझ आ रहा कि जो चीनी है, जो लाला ऊपर से खरीद कर लाया है कहीं से, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से,
वो चीनी के प्राइस को क्या कर देता है, यानी वो प्राइस क्या पाता है कि प्राइस बढ़ जाते हैं। इतना समझ आया। लेकिन जो बच्चा कुल पैसे लाया है, अब बच्चा अपने पास से तो पैसे नहीं डाल सकता। अगर जैसे हम बड़े हैं, अगर हम बाजार जाएं या हम कुछ खरीद कर लाएं तो हम पहले से एडवांस थोड़े पैसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास पैसे नहीं है। अब उस बच्चे के पास जो टोटल पैसे हैं उसमें ही उसको सामान खरीद कर लेके जाना है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास पैसे उतने ही हैं, ठीक, जब हमारे पास पैसे उतने ही हैं, उस बच्चे के पास पैसे उतने ही हैं और जो चीज वो खरीदने गया है उसका प्राइस बढ़ गया है। अब हमें पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने, जितने पैसे वो लाया है उसको उतने ही पैसे खर्च करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पहले 1 किलो खरीदता था 20 रुपए में, जैसे मान लीजिए वो 20 रुपए में 1 किलो खरीदता था, तो उसका टोटल खर्च आता था 20 रुपया। इतना समझ आया कि अगर वो बच्चा पहले, अगर वो प्राइस उस चीनी का जिसको वो खरीदता था उसका 20 रुपए था, तो वो कितनी खपत करता था, कितनी लेके जाता था, 1 किलो। अब उसका टोटल खर्च कितना आता था, वो था 20 रुपया। लेकिन आज क्या हुआ, वो बच्चा पैसे तो 20 रुपए ही लेकर आया था, लेकिन प्राइस बढ़ जाते हैं। अब अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमें सामान कम खरीदना पड़ेगा, उस बच्चे को सामान कम मिलेगा, क्योंकि उसके पास पैसे क्या हैं, उतने ही हैं जितने वो लाता था। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम खर्च अपना सिमिलर रखना चाहते हैं, अगर हम खर्चे को सेम रखना चाहते हैं, तो अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो जो हम पहले खरीद के लाते हैं हम कम खरीद के लाएंगे। ठीक, अगर उस वस्तु का दाम घटेगा और हम पे पैसे उतने ही हैं तो हम उस वस्तु को ज्यादा खरीद के लाएंगे। इतना समझ आया। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। इस कहानी को सुनाने का पीछे का पर्पस वो ये था कि वस्तु का मूल्य और वस्तु की खपत से हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, खर्च। इतना समझ आया। जैसा मान लीजिए अगर वो 20 रुपए किलो चीनी का प्राइस है, अगर वो 4 किलो लेकर आता, अगर वो 4 किलो खपत में लेता, अगर वो 4 किलो कंजम्पशन करता चीनी की, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च कितना आता, 80। इतना समझ आया। तो यहां इस कहानी के थ्रू हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि किसी भी वस्तु का मूल्य और अगर हम उसकी खपत की, हम उस वस्तु को कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी खपत है उसकी, कितना खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारा कुल खर्च होता है वो हमें मिल जाता है। इतना समझ आया। यानी कि प्राइस गुणा कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इतना समझ आया। तो पूरी कहानी के पीछे का जो एक पर्पस था वो ये था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। इतना समझ आया। तो एक छोटा बच्चा है जिसके पास पैसे सेम है, अगर प्राइस घटेगा तो हम उसी वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। तो आइए इसी कंसेप्ट के साथ हम पहले सवाल पे चलते हैं और आज के सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि हमारे खर्च पर कोई प्रभाव ना हो, कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब देखिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उसी कंसेप्ट से कि जो प्राइस ऑफ राइस है, जो चावल का मूल्य है वो बढ़ जाता है। अगर हमें खर्चा सेम रखना है
जितना हम पहले खर्च कर रहे थे, अगर हमें उतना ही खर्च करना है तो हमें खपत को कम करना पड़ेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, इतना समझ आया कि मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। हम वस्तु के मूल्य अगर बढ़ा देंगे तो खपत हमें कम करनी पड़ेगी। कब? जब हमारा खर्च क्या हो? नो चेंज हो, कांस्टेंट हो, नहीं बदले। इतना समझ आया? तो अब हमने क्या देखा है कि जो चावल का मूल्य है वो 33 इंटीजर 1/3% से इंक्रीज हुआ है, यानी चावल के प्राइस में, चावल के मूल्य में बदलाव हुआ है, परसेंटेज चेंज हुआ है। अब परसेंटेज चेंज के बारे में हमने कल पढ़ा था क्लास में, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज चेंज को। तो पहले हम परसेंटेज को लिखेंगे। तो अगर हम परसेंटेज को लिखेंगे तो परसेंटेज को लिखेंगे हम कितना कि 33 अब 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक, अब इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 100/3%। इतना समझ आया? अब अगर इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज जब करना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जब भी हमें किसी परसेंटेज वैल्यू को, प्रतिशत मान को फ्रैक्शन में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो हम 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमने यहां क्या कर लिया? 100 से डिवाइड कर लिया। इतना समझ आया? अब हमने इसको 100 को 100 से काट दिया तो अब हमारी फ्रैक्शन क्या आई? 1/3। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पहले मैथमेटिक्स को कहीं से पढ़ रखा हो या पहले कहीं से परसेंटेज को पढ़ रखा हो, तो उनको ये याद हो कि 33 सही 1/3% इज इक्वल टू 1/3। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जिनको ये चीजें भी नहीं आती, तो उनके लिए इन चीजों को एक एक स्टेप को बताना पड़ता है। तो आप अभी जब शुरू है क्लास की, तो जो भी रिपीटर्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे धीरे धीरे लेवल अप होता चले जाएगा, आपके मतलब के भी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब क्या होता है, अब हमें ये पता चल गया कि जो प्राइस है वो चेंज हुआ है। तो 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3। अब ये प्राइस क्या हुआ है? बढ़ा है। इसमें प्राइस में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका मतलब वृद्धि के लिए हम प्लस के साइन का उपयोग करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था और क्लास के शुरू में भी बताया था कि जैसे ही हम फ्रैक्शन को देखें तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जो नीचे वाला होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को। इतना समझ आया? और जो ऊपर वाला होता है कि कितने की हम टोटल में से बात कर रहे हैं। तो जो वो परसेंटेज चेंज हुआ है, वो जो परसेंटेज वृद्धि हुई है, वो टोटल अगर 3 है तो कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। इतना समझ आया? अब देखिए, इन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी? पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो जो हमारा जो प्राइस है वो पहले अगर 3 था, अगर वो पहले 3 था, अब उसमें 1 की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 4 हो गया है। इतना समझ आया कि पहले अगर 3 था, अब उसमें वृद्धि हुई है, तो वो कितना हो गया है? 4। हमें पता है हमारी खपत कितनी थी। ठीक, हमें पता है हमारी खपत कितनी थी। अब जितनी भी वो थी अपने आप में 100% थी, यानी 100 थी। अब वो 100 से बढ़कर पता नहीं कितनी हो गई, हमें नहीं पता, मान लीजिए वो x है। लेकिन जो हमारा खर्च है, हम पहले भी मान लीजिए अगर 100 रुपए खर्च करते हैं
तो आज भी हम खर्च पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहते और आज भी हम कितना खर्च करना चाहते हैं 100। तो इतना समझ आया। तो जो हम नीचे लिखते हैं वो होता है पहले वाली वैल्यूज। देखिए इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है कि जब हम नीचे लिखते हैं तो हम लिखते हैं जो पहले की वैल्यूज थी जिन्हें हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यूज। इतना समझ आया। और जो ऊपर लिखी होती हैं वो सारी होती हैं अब वाली वैल्यूज। इतना समझ आया कि जो नीचे वाली होती हैं वो है पहले वाली वैल्यूज और जो ऊपर लिखी होती हैं वो है अब वाली वैल्यूज। अब देखिए अब हमें इसको सोल्व करना है। अगर हम बात करें तो 100 से 100 खत्म। इतना समझ आया। अब इस 4 से ये 25 टाइम्स खत्म। अब हमें पता है कि जो फ्रैक्शन दो मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऊपर वाले जो अंश होते हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो नीचे वाले हर होते हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पर आएगा x अपॉन 75। इतना समझ आया। अब यहां पर कितना बचा 1 क्योंकि 100 से 1 टाइम कट गया। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहां पर हमारे x की वैल्यू आ गई 75। अब हमें कैसे समझना है इस क्वेश्चंस को कि पहले हमारी जो खपत थी जो कंजम्पशन थी वो कितनी थी 100 थी। आज ऊपर क्या लिखते हैं अब की वैल्यू प्रेजेंट की वैल्यू और अब वो कितनी है 75। हमें पता है कि 100 के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू क्या कहलाती है परसेंटेज कहलाती है। इतना समझ आया। यानी ये 100 से कितनी कम हुई है 25 कम हुई है। कितनी कम हुई है 25 कम हुई है। कितने में से कम हुई है 100 में से कम हुई है। इतना समझ आया। अब हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये खत्म और हमारा आंसर आ जाएगा 25%। इतना समझ आया। देखिए आपने पहली बार इस क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आपको अभी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ना लंबा मेथड है सवाल को सोल्व करने का, लेकिन एक्चुअल में जब आप कैलकुलेशन को अपने मन में सोल्व करना शुरू करोगे ना तो ये एक लाइन का सवाल हो जाएगा। इतना समझ आया। देखिए मैं अब दोबारा से आपको इस सवाल को बताता हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा से इस सवाल को आपको बताता हूं। देखिए दोबारा से समझिए। हमें पता है कि किसी वस्तु का अगर मूल्य अगर हम प्राइस लिखेंगे उस प्राइस में उस मूल्य में अगर हम उसकी कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है क्या कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल खर्च कितना हुआ है। देखिए अब चीज़ों को ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए क्योंकि हमें ऐसे ही टाइम बचाना है। देखिए पहले हमने थोड़ा बड़ा लिखा था तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट जब हम छोटा छोटा लिखना शुरू करेंगे ना तब आप देखना कि आप चुटकियों में सवाल को उड़ाने लगोगे और यही तरीका द बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा। और सिर्फ एक इस मेथड से इस तरह के सारे सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो प्राइस है उस प्राइस में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, उस प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, बदलाव हुआ है, वो बदला है। कितने परसेंट से बदला है तो जो प्राइस है वो बदला है 33/3%। ठीक है, 33 इंटीजर 1/3% से। अब ये इंक्रीज हुआ है। अब इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी +1/3। इतना समझ आया। अभी हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब भी हम इसकी बात करते हैं फ्रैक्शन की तो नीचे वाला टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है कि हम टोटल में से कितने की बात कर रहे हैं। इतना समझ आया। जब हमने बात करी कि पहले अगर 3 था उसका प्राइस
तो अब एक बढ़ने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया है, 4 हो गया है। इतना समझ आया। हमें पता है कि प्राइस में अगर हम कंजम्पशन से, खपत से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमें वो मिल जाएगा। तो अब कंजम्पशन पहले 100 थी, अब नहीं पता कितनी है, कितनी कम है या फिर ज़्यादा, जो भी हुई है वो हमें निकालना है। पैसे पहले भी मान लीजिए अगर हम 100 खर्च करते तो अब भी कितने खर्च करते हैं, 100 खर्च करते हैं। अब आपका एक सवाल एक लाइन में लिखा गया, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अब काटाफीटी करनी है। आप जितने अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे आप उतने अच्छे से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस 100 से ये 100 उड़ा दीजिए, इससे ये 25 टाइम्स और x बराबर 75 यहाँ से आ गया। पहले जो वैल्यू एक्चुअल में 100 थी, जो पहले कभी 100 हुआ करती थी, अब वो घट करके कितनी हो गई है, 75। यानी पहले अगर 100 थी अब कितनी हो गई है, 75। कितने का इसमें रिडक्शन आया है, 25 का, 25 का रिडक्शन आया है। यानी इस पर 25 की कमी आई है, कितने में से, 100 में से। अब ये फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। हमें पता है कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है किस तरह की चीजों को, कि नीचे क्या लिखा है, टोटल, और ऊपर लिखा है कि हम कितने की बात कर रहे हैं। कि अगर पहले हमारे 100 खर्च हो रहे थे, सॉरी, पहले अगर हमारी खपत 100 थी तो अब कितनी कम हुई है, उस 100 में से 25 कम हुई है, ये हमने लिख लिया। लेकिन हमें आंसर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए किसमें, परसेंटेज में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही हमने इसको 100 से किया मल्टीप्लाई तो ये निकल के आया माइनस के 25%। और माइनस हमने कल पढ़ा था किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को। किस चीज को, रिडक्शन को, कि कोई चीज कम हो रही है। तो जो हमारा जो खपत है वो कितने परसेंट से कम हुई है, 25% से। इतना समझ आया। देखिए इस सवाल को सोल्व करने का हम एक और तरीका सीखेंगे। देखिए जो तरीके होते हैं सवाल को करने के, वो सवाल में वैल्यूज क्या दी है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। कहीं ये तरीका ठीक रहेगा और कहीं पर वो तरीका ठीक रहेगा जिसे हम बोलते हैं रेशियो रिलेटेड तरीका, यानी उसमें हम यूज करेंगे रेशियो का। ठीक है, तो आइए हम उस तरीके की बात करते हैं कि वो तरीका क्या है। देखिए जल्दी से जो हमारी स्क्रीन पे लिखा है हम उसको मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उस तरीके की कि हमें कौन सा तरीका अब सीखना है। जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि रेशियोज क्या होते हैं, तो रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना। इतना समझ आया। तो हमें पता है कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है, अगर हम उस प्राइस में कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर जितना हुआ वो हमें मिल जाता है। यानी जो हमारा किसी भी वस्तु का मूल्य होता है, अगर उस मूल्य में हम खपत से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल जो खर्च हुआ हमें वो मिल जाता है। इतना समझ आया आप लोगों को। अब देखिए हमें पता है कि जो ये प्राइस है वो प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 33 इंटीजर 1/3%, यानी 33 सही 1/3%। अब प्राइस बढ़ा है और कंजम्पशन, हमें पता है कि अगर हमें एक्सपेंडिचर को नो चेंज रखना है, कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो हमें पता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन हमारी कम होगी। इतना मैंने आपको उस कहानी के थ्रू बता दिया था। और आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी चीज को खरीदने गए और आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, जैसे मान लीजिए आप दोस्त पार्टी करने जाते हैं और आपको पता है कि आपके पास जो भी आप खरीद रहे हो उसको खरीदने के लिमिटेड पैसे हैं,
मान लीजिए पता चला वहां जाके कि उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो पैसे हैं, अब उन्हीं पैसों में प्राइस बढ़ने के बाद चीज कम मिलेगी। अब वो कितने परसेंट कम मिलेगी, यही इस सवाल में पूछा है। तो हमसे कहा है कि प्राइस इतने परसेंट से बढ़ गया और कितने परसेंट से वस्तु को अब कम करने खरीदेंगे, कितनी खपत कम होगी कि हमारे एक्सपेंडिचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। देखिए, इसे करने का तरीका एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो का मेथड, कि हमने निकाल लिया कि जो ये प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ा है, प्लस हुआ है 33(1/3%। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आती है +1/3। इतना समझ आया? तो जो प्राइस था, अगर वो पहले 3 था, अब प्राइस बढ़ने के बाद कितना हो गया है, 4। ध्यान रखना, प्राइस अगर पहले 3 था, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितना हुआ, 4। हमें पता है कि अगर हम इसमें कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नीचे हमारा आता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पहले भी सेम था और अब भी सेम था। तो अगर हम देखें तो यहां पर हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहां पर भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे और यहां पर भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि हमें सिमिलर नंबर मिल जाए। यानी यहां पर भी पहले मान लो अगर 1 होता, जो खर्चा यहां होता था वही यहां होना चाहिए। तो अगर हम गौर से देखें तो यहां अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे और यहां 3 से, तो हम देख पा रहे हैं कि ये पहले 12 और अब भी 12, यानी कि जो पहले खर्च होता था वो भी 12 रुपए हो रहे हैं और जो अब खर्च हो रहे हैं वो भी 12 रुपए हो रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना। तो अगर प्राइस रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो हम इशारे इशारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए, हमें ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर को बताना है कि साहब हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, कैसे सोल्व कर रहे हैं। हमें कम टाइम फ्रेम में ज्यादा चीजों को सोल्व करना है और ज्यादा चीजों को सोल्व करने के लिए हमें अपना टाइम को बचाना पड़ेगा। देखिए, अभी हो सकता है इस एक क्वेश्चन को बनाने में समय लग रहा हो, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो आप ना चुटकियों में उड़ाओगे इन क्वेश्चंस को। बस आपको देर हो रही है पहला क्वेश्चन सीखने में, पहला कंसेप्ट सीखने में। इसी पर हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे। तो हमें पता है कि पहले कोई चीज 3 थी, अब 4 हो गया उसका प्राइस। तो हम कंजम्पशन को किस रेशियो में घटाएं, किस तरीके से घटाएं कि पहले भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे और अब भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। तो हम प्राइस को और कंजम्पशन को, पहले के प्राइस को और पहले के कंजम्पशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहले का एक्सपेंडिचर मिलेगा और हम पहले वाले जो अब वाले प्राइस को और अब वाली खपत को, कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अब वाला खर्च मिलेगा। अब पहले वाला और अब वाला दोनों हमें सिमिलर रखने हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर लाए। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो वो ये है कि यहां हम उल्टे से मल्टीप्लाई कर दें। अगर प्राइस पहले 3 था अब 4 था, तो इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 3 से, तो क्या हमारा एक्सपेंडिचर दोनों जगह सिमिलर हो गया। अब देखिए, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमेशा जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी के उल्टे रेशियो में कंजम्पशन कम होगी। इतना समझ आया? बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर सेम है, सिमिलर है, नो चेंज है, तो अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगी और प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी। ठीक, अब वो किस रेशियो में बढ़ता है, उसके उल्टे ही रेशियो में कंजम्पशन क्या होती है, कम होती है। अगर प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा, कंजम्पशन उसी रेशियो में क्या होगी, कम होगी। इतना समझ आया? तो देखिए, अब हमें क्या पता है कि पहले अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई है, 3। कोई चीज पहले 4 थी अब 3 हो गई है तो उसमें कितने की कमी आई है,
उसमें कमी आई है 1 की, कितने पर आई है, तो वो टोटल कितना है पहले वाला। अब हमें पता है कि हम टोटल वैल्यू को फ्रैक्शन में कहाँ लिखते हैं। मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया था कि जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं नीचे। तो हम टोटल अगर 4 है हमारा, तो उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, 1 की। ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, लेकिन आंसर हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। आंसर हमें कैसे चाहिए, तो आंसर चाहिए हमें परसेंटेज में। तो हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीखा था कि जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये लीजिए आपका सोल्व हो गया और आंसर आ गया हमारा 25% की कमी। इतना समझ आया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चीनी, द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाय 20%। जो चीनी है उसका मूल्य 20% से घट जाता है। किस परसेंटेज से अपने कंजम्पशन को एक आदमी कम करे कि वो जो जितने पैसे में पहले खरीद रहा था वही पैसे खर्च करे, यानी जितना उसका खर्च पहले था उतना ही उसका खर्च अब रहे। अब हमें यहाँ पता चल गया कि पर्सन को अपने खर्च को सेम रखना चाहता है। तो हमें पता है कि प्राइस जिस रेशियो में बड़ा है, कंजम्पशन उसके उल्टे रेशियो में घटेगी। तो प्राइस क्या हुआ है, +20% हुआ है, यानी कि 20/100। अगर हम बात करें तो ये 1/5 ये प्लस हुआ है। तो जो प्राइस है हमारा वो पहले अगर 5 था तो अब बढ़ करके कितना हो गया है, 6। अब हमें पता है कि अगर हमारा खर्च, हमारा एक्सपेंडिचर सिमिलर है, सेम है, नो चेंज है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें इसके उल्टे रेशियो में कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कि अगर हम पहले 6 खरीद रहे थे तो अब कितनी खरीदनी पड़ेगी हमें, 5। अब ये 6 एक्चुअल नहीं है, ये हम इशारे इशारे में बात कर रहे हैं, रेशियो की फॉर्म में बात कर रहे हैं। इतना समझ आया। तो 6 में से कम हुई है कितनी, 6 में से कम हुई है 1, तो 1 कम हुई है। अब 1 कम हुई है, टोटल कितनी थी पहले, तो टोटल हम फ्रैक्शन में कहां लिखते हैं, हमेशा नीचे। तो हमने ये नीचे लिख दी। अब ये फ्रैक्शन में आई है वैल्यू, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें किस चीज में चाहिए, परसेंटेज में। तो हमें इस फ्रैक्शन को किस में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में। और परसेंटेज से बदलने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज में बदलने के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। और 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आ जाएगा, -100/6%। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, फर्दर आप करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 16 इंटीजर 2/3%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना समझ आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, देखिए ऊपर इंक्रीज लिखा है और हिंदी में डिक्रीज लिखा है। देखिए इसको इंक्रीज तो हमने कर लिया है ना, इसको डिक्रीज कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए इसको डिक्रीज्ड। The price of an article decreased by 16 integer 2/3%। देखिए ये भी गलत लिखा है, 16 इंटीजर 2/3%, 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 16 इंटीजर 2/3%। कि जो एक वस्तु है, उस वस्तु का जो प्राइस है, उस वस्तु का जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 16 सही 2/3%। अब इसके खपत में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ है और खर्चा हमें नो चेंज रखना है कि साहब खर्च में कोई भी हमें चेंज नहीं करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। और वो कितने % से बढ़ाना पड़ेगा, वही सवाल में हमें बताना है। एक बार सवाल को आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको सोल्व करने की बात करें तो हमें पता है कि जो वस्तु का प्राइस है वो कितने % की उसमें कमी आई है, तो 16 सही 2/3% की उसमें क्या आई है, कमी आई है। अब 16 सही 2/3% की कमी आई है। अब ये किस में वैल्यू है, परसेंटेज में। हमें किस चीज में चेंज करनी है, रेशियो में करेंगे ना हम बात। तो हम रेशियो में बात करने के लिए क्या करेंगे,
इस परसेंटेज को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड। लेकिन पहले हम इसको एक्चुअल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 16 इंटू 3, 16 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, तो आएगा 50/3%। और जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड। अब ये 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। देखिए अभी शुरू की क्लासेस में आपको इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल अप होता चला जाएगा, आप खुद ये स्टेप अपने मन में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि 1/6 फ्रैक्शन है। अब यहाँ कम हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है एक वैल्यू को। कैसी वैल्यू को, जिसके नीचे टोटल लिखा होता है और ऊपर वो वैल्यू लिखी होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो अगर टोटल पहले प्राइस 6 था, अगर प्राइस टोटल पहले कितना था 6, तो कितने की कमी हुई है, 5 की। कंजम्पशन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, प्राइस कम हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। अब जो कंजम्पशन बढ़ेगी वो किस रेशियो में बढ़ेगी, रेशियो होगा प्राइस का उल्टा, प्राइस का उल्टा। तो प्राइस का उल्टा यहाँ हमने रेशियो लिख लिया। अब पहले जो थी वो कितनी थी, 5, और अब कितनी है 6, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। यहाँ एक्चुअल 5 और 6 नहीं थे, हमने यहाँ रेशियो की फॉर्म लिखी है, हम यहाँ रेशियो में बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना। तो हम इशारे में बता रहे हैं कि अगर हम पहले 5 खरीदते थे ना, तो अब हम कितनी खरीदने लगे हैं, प्राइस कम होने की वजह से 6। तो अब हमें पता है कितनी ज्यादा खरीद रहे हैं हम, 1। टोटल कितनी पहले, 5, और यही हमारा फ्रैक्शन में है। लेकिन हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए किस चीज में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने इसको क्या कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये आ गया 20% इंक्रीज, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले अब हम पढ़ेंगे कि कहीं कहीं पे पता क्या होगा, कहीं अब ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम दोस्त वगैरह पार्टी करते हैं, मान लीजिए आप शाम के समय दोस्त पार्टी करने गए। अब पार्टी करने में क्या हुआ, आप मान लीजिए से 3 दोस्त इकट्ठे होकर जाते हैं, आपने प्लान बना लिया कि साहब आज कुछ खाने के लिए चल रहे हैं बाहर। अब आपने प्लान बनाया, आप चले गए। अब पता चला कि जैसे ही आप वहां पहुंचे, कोई आपके जान पहचान का एक और पर्सन मिल जाता है। अब वहां जाकर जब आप पहुंचे तो आपको ये पता चलता है कि उस चीज का प्राइस भी बढ़ा है, और पहले वो चीज जितने की मिलती थी अब वो उससे ज्यादा की मिल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि चीजों का प्राइस भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कभी कभी उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ जाती है कि पहले 3 लोगों के लिए खरीद रहे थे, अब एक दोस्त और मिल गया तो अब 4 के लिए खरीद रहे हैं। तो क्या होता है, कंजम्पशन भी कम हो जाती है। कभी कभी प्राइस कम हो जाता है लेकिन कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस चलते रहेंगे। तो बस आपको लिंक करके चलना है चीजों से, जैसे सवाल में बोलता रहे, जैसे जैसे सवालों में कहता रहे, आपको बस उस लैंग्वेज को फॉलो करके आपको इन तरीकों को पकड़ के सोल्व करते चले जाना। देखिए अब हम इसको समझेंगे किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अब ये कह रहा है कि जो प्राइस है एक आर्टिकल का वो 40% से बढ़ जाता है। अब क्या हुआ कि कंजम्पशन भी बढ़ जाती है 10% से। अब बताओ कि साहब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहीं से कुछ खरीदने जाता है। अब जब वो खरीदने पहुंचा बेचारा, तो वो ये पाता है कि 40% प्राइस बढ़ गई भाई उस वस्तु के। लेकिन वो ये करता है कि अब उस चीज की मांग भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई, घर पर या कहीं जहां भी आप जा रहे हैं, तो उसकी खपत भी बढ़ गई। तो अब खर्च पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो वही प्रभाव हमें निकालना है। अब वो प्रभाव जो हमने आपको मेथड नंबर 1 बताया था कि हम नीचे लिखते हैं वो वैल्यू, नीचे लिखते हैं वो वैल्यू जो पहले थी
और ऊपर लिखते हैं वो वैल्यू जो अब थी। देखिए पहले कोई चीज 100% थी यानी 100 थी, अब वो बढ़कर 40% बढ़कर कितनी हो गई है, 140 हो गई है। इतना समझ आया। उसके बाद हमें पता है कि देखिए आपको पता है कि ये इसका प्राइस इस तरीके से चेंज हुआ है। अगर हम प्राइस में कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है। अब जो उसकी खपत है जो मूल्य के साथ मल्टीप्लाई होती है वो भी 10% से क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी पहले 100 थी तो अब 10 बढ़कर 110 हो गई है। हमें पता है कि पहले खर्च 100 था लेकिन अब पता नहीं कितना है। ठीक, सवाल को दोबारा समझिए मैंने किस तरीके से लिखा है कि प्राइस, आपको ये तो पता है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखिए आपको इतनी बात पता है, आप इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हो इन बेसिक चीजों को। हमने प्राइस पहले 100 था, 40 की वृद्धि हो गई बढ़कर 140 हो गया। खपत पहले 100 थी, 10% बढ़ गई 110 हो गई। अब प्राइस और मल्टीप्लाई किया कंजम्पशन को, आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पहले अगर 100 था, अब हमें नहीं पता कितना है, वही हमें निकालना है। अब हमें क्या काम करना है, काटाफीटी शुरू करनी है। इंटू 0 से ये 2 0 खत्म, इससे ये खत्म, तो x बराबर 14 इंटू 11 आया और ये x बराबर आ गया 140। अब पहले जो चीज कभी 100 हुआ करती थी अब वो इंक्रीज होकर 154 हो गई। यानी पहले अगर कोई चीज 100 हुआ करती थी तो वही चीज अब 154 हो गई है। और 100 पे कोई चीज कितनी बदलती है, वही एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज आता है। लेकिन हमें इस तरीके से अगर चीज नहीं समझ आ रही तो पहले 100 थी और अब कितनी हो गई है, 154। कितने की वृद्धि हुई है, 54 की। तो प्लस 54 कितने पर हुई है, टोटल क्या है, टोटल था 100। अब ये किस फॉर्म में आया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है। फ्रैक्शन को किस में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ये 100 से मल्टीप्लाई हो गई, अब इसको काट दो और यही हमारा क्या आ गया, 54% आंसर। इतना समझ आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको रेशियो वाला तरीका बताया था ना, आप उसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ना रेशियो वाले तरीके को तब लगाएं जब आपकी परसेंटेज वैल्यू थोड़ी अटपटी सी दे रखी हो, यानी परसेंटेज वैल्यू इंटीजर में ना हो, फ्रैक्शंस वगैरह में हो। अगर परसेंटेज वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं है, एब्सोल्यूट है, 10 20 30 40 50 इस तरीके से है, तो यही तरीका सबसे बेस्ट रहता है और इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में होती तो हम रेशियो वाले तरीके को यूज करते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक है इतनी सारी। अब देखिए यहाँ पर जो ये परसेंटेज वैल्यू ना, पहले आप इनको ठीक कीजिए। यह 33 1/3, इसको भी करिए 1/3 और ये 11 1/2। इस तरीके से देखिए यहाँ थोड़ी टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, बट कोई नहीं, हम सवाल को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे। जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है, प्राइस जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है 33 सही 1/3% से। अब जो उसकी कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। वो कितने परसेंट से इंक्रीज होती है, वो 12.5% से इंक्रीज होती है। इतना समझ आया। अब यहां पर दोनों कंडीशन है, प्राइस भी अप हुआ है और कंजम्पशन भी अप हुई है। अभी मैंने आपको जो पहले वाला सवाल सॉल्व कराया था वो कैसे सॉल्व कराया था, वो मैंने आपको सॉल्व कराया था ऊपर नीचे वाले मेथड से, कि आपको पहले वाली वैल्यू नीचे लिखनी है और अब वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है। लेकिन यहां पर जो परसेंटेज वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इंटीजर में नहीं है, वो फ्रैक्शन में है। कि 33 इंटीजर 1/3, 12.5%, 33 से 1/3%, कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम ना यहाँ पर रेशियो वाले मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में कौन से मेथड को यूज करना है।
हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आप इस तरीके को नहीं समझेंगे, देखिए हम सवाल को सोल्व करने के 1, 2 या 3 तरीके क्यों सीखते हैं? इसीलिए कि सवाल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग सवाल के तरीके चेंज होते। एक सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हमें कौन से सवाल को कब और किस तरीके से बनाना है, ये साथ ही साथ समझते हुए चलना है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सवाल जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू में आएंगे 10, 20, 30, 15, 5, 6, तो जो तरीका हमें यूज करना वो वही वाला होगा। लेकिन जब परसेंटेज वाली जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएंगी तो हमें रेशियो वाला तरीका यूज करना होगा। तो हमें पता है कि प्राइस जो है हमारा वो उसमें वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है 33.1/3% का, और जो कंजम्पशन है उसमें कमी आई है 12.5% की। इतना समझ आया? अगर हम इस फ्रैक्शन को चेंज करें, सॉरी इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये +1/3 आएगी, और ये ये -1/8 आएगी। अब हमें पता चल गया कि जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं वो क्या हैं, ठीक। अब जो प्राइस है वो हमें पता है कि पहले वो 3 था, अब वो बढ़ करके कितना हो गया है, 4 हो गया है। इतना समझ आया? अब जो हमारी कंजम्पशन है वो ऑल्सो इंक्रीज हुई है, वो भी इंक्रीज हुई है। पहले वो डिक्रीज हुई है, जो हमारी कंजम्पशन है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। वो कितनी डिक्रीज हुई है, 1। कितनी थी पहले, 8, और 1 डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 7। हमें पता है प्राइस को हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर निकल करके आ जाता है। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना हुआ, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और ये कितना हो गया, 28। अब देखिए कुछ इसमें कट रहा है तो काट दो, ये यहाँ तो पहले तो यहाँ से कट रहा था, बट कोई नहीं। ये हुआ 6 चौक 24 और 6 सत्ते 28, ठीक। अब हमें सॉरी 4, अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें इनको काटना पड़ेगा। अब देखिए आप ना अब देखिए प्राइस को हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर। जो हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा वो कितना होगा, ये देखिए पहले अगर कट रहा है तो इसको काट लीजिए यहाँ से, तो ये कितना आया 6, और ये कितना आया 7। तो हमारा कंजम्पशन पहले कितना था 6, और अब कितना है 7। इतना समझ आया? क्या इसमें हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है? तो हमारा आंसर है यस, हाँ हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है। कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 1 का, यानी कितने की वृद्धि दिख रही है, 1 की, ठीक। अब जो ये 1 की वृद्धि है वो कितने पर है, 1 की वृद्धि है ये कितने पर, 6 पर। इतना समझ आया? अब हमें फ्रैक्शन में आया ये आंसर, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100/6 परसेंटेज, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 16 इंटीजर 2/3%, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। इतना समझ आया? अब बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, जो नेक्स्ट सवाल है आपका, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो ये है कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय कितना, 50%, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%। की जो प्राइस है राइस का वो 50% से वृद्धि हो जाता है, लेकिन जब हम उस पर जो खर्च कर रहे हैं वो भी 50% से बढ़ जाता है। तो बताओ कि चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना, इस सवाल को समझने के लिए हम सबसे पहला मेथड नंबर 1 यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा था कि हम चीजों को ऊपर नीचे करके लिखते हैं। हम मेथड नंबर 1 क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है मेथड नंबर 1 यूज करना हमें तब अच्छा रहता है जब हमारी चीजें एब्सोल्यूट लिखी हो, जो परसेंटेज वैल्यू है वो सिंपल हो, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो।
तो हमें पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। इतना समझ आया। अब अगर हम गौर से देखें तो जो प्राइस है वो बढ़ा है। पहले अगर प्राइस 100 था तो अब बढ़ करके कितना हुआ है 150, 150। अब देखिए खपत हमें नहीं पता, पहले 100 थी, अब मान लीजिए x है, लेकिन हमें खर्च का पता है कि खर्च कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया। यानी अगर पहले 100 था तो अब 20% बढ़ गया, यानी 20 बढ़ गया 100 में, तो यहाँ कितना हो गया 120। इतना समझ आया। अब हमें क्या करना है, काट छाट शुरू करनी है। अब काट छाट कैसे करेंगे, ये 100 से 100 खत्म, इस 1 से ये 1 खत्म। अब देखिए हम काटेंगे किससे, इसको 3 5 are 10 एंड 3 ये 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा, ये 20 टाइम, और x बराबर आ जाएगा हमारा 80। पहले कभी जो एक्सपेंडिचर पहले जो कभी खपत 100 हुआ करती थी, अब वो कितनी है 80। यानी पहले जो 100 हुआ करती थी अब वो 80 हो गई है, घटी है कितनी 20। कितने में से घटी है, तो 100 में से घटी है। कितनी घटी है, 20 घटी है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें किस चीज में चाहिए आंसर, परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज की फॉर्म में लाने के लिए हम फ्रैक्शन से क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। हमने ये कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, और ये काट दिया हमने, और ये आया कितना 20%। इतना समझ आया। अब देखिए हम ना चीजों को खुद से मुश्किल करते हैं। सवाल में जो तरीके होते हैं ना, वो तरीके चेंज नहीं होते, हमारी कैलकुलेशन करने की स्पीड चेंज होती है। जब हम पहली बार सवालों को सोल्व करते हैं, जब हम पहले तैयारी करना जब हम तैयारी में बिगनर्स होते हैं, मतलब पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं होती, और इसीलिए हमें क्या लगता है कि चीजें थोड़ी लंबी हो रही हैं, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा। अब देखिए एक बच्चा जो आपको लगता है आपकी नजर में कि ज्यादा मैथमेटिक्स जानता है, वो इसी सवाल में क्या काम करता है कि वो डायरेक्ट ये बोल देगा देख के कि कोई चीज पहले 100 थी, अब 80 हो गई, या 20 कम हो गई, या 100 में कोई चीज चेंज होती है वो एब्सोल्यूट होती है, तो ये 20% का चेंज हुआ। लेकिन अभी जब हम बिगनर्स हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें लिख के टाइम अपना अगर हम काउंट करें कि कितना टाइम लगा है, तो ये सारी चीजें हम लिखने में भी तो हमें समय लग रहा, बट यही चीज ये पूरा स्टेप आपके माइंड में हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में चलेगा ये पूरा प्रोसेस। तो आप इस वाले टाइम को जो ये पोर्शन में लगा है उसको बचा लोगे। तो देखिए मेथड सिमिलर रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कोई ये कहे आपसे कि मेरा मेथड सबसे शॉर्ट ट्रिक्स वाला है, या मेरा मेथड जो सवालों को सोल्व करने का है वो सबसे छोटा है, सबसे ये है, सबसे तेज है, सबसे पहले, सबसे नहीं। आप देखना वो कैलकुलेशन के स्टेप स्कीप करते हुए आपको दिखेंगे। अगर कोई टीचर कह रहा है कि मैं 1 लाइन में सवाल सोल्व करा रहा हूं, 2 लाइन में करा रहा हूं, 3 लाइन में करा रहा हूं, तो ध्यान रखना वो कैलकुलेशन आपसे मन मन में करा रहा है। हो सकता है वो कैलकुलेशन को मुंह ज़बानी बता रहा हो, आपसे बोल रहा कि हाँ कैलकुलेशन को इस तरीके से कर लो। तो बेटा मैथमेटिक्स में कंसेप्ट वही रहते हैं, मेथड वही रहते हैं, बस कैलकुलेशन करने के तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और उसी से हमें ये लगता है कि हाँ भाई ये तरीका छोटा है और ये तरीका बड़ा है। तो आप इम्प्रूव करिए अपनी कैलकुलेशन को। और कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव होगी, कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी क्वेश्चन सोल्व करने से। जैसे आपने ये आज जो भी पढ़ा है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से सोल्व करें। बाकी जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मैं उनकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाएं, देखें, उन सवालों को सोल्व करें। तरीका यही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो ये कह रहे हैं आपसे कि शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, उन्होंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, उन्होंने भी पहले ऐसा ही करा था। जब उन्हें कैलकुलेशन आ गई तो उन्हें ये तरीके शॉर्ट लगने लगे, और वो भी ये चीज़ें आप लोगों को बताने लगे, या और चीज़ें जिसको भी वो बताते हैं। मुझे तो दिख रहा था ये आंसर की 100 में कोई चीज़ जितनी कम होती है एब्सोल्यूट होती है, बट नहीं,
चाहता तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि 20% का डिक्रीज है, साफ दिख रहा, बट नहीं। जो बच्चे इतनी भी कैलकुलेशन नहीं जानते, जिनका मैथ बिल्कुल ही वीक होता है, फिर वो बच्चे थोड़ा सा रह जाते हैं। अब देखिए मैंने इस सवाल में ये डिस्कस कर दिया, अब जैसे जैसे सवालों का लेवल अप होता चला जाएगा, अब ये सारी चीजें बच्चों को एक बार जब रिकॉल हो जाएंगी, तो आगे से मैं जब उन्हें बताऊंगा कि 100 से 80 हो गया, कितने की कमी दिख रही है, 20 की, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट 20 का ही चेंज है, तो फिर बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अब हमें क्या काम करना है, एक मैं आपको ना क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए। हाँ देखिए ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर बता दें। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी बातें कल, तब तक ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास।